पिताजी तो किसान आदमी थे, उतना पैसा कौड़ी हो नहीं पाता था कि हम लोगों को पढ़ा पावें। नौकरी के लिए चले गए कलकत्ता। उस समय तो कलकत्ता बिरहा का गढ़ हुआ करता। हर क्षेत्र से लोग जो है कलकत्ता के अंदर पहुंचते थे, बिरहा गाते थे। आपने किन किन लोगों को देखा वहाँ? राम जी जब उठे तो बोले कि ये लोग जो है बनारस से चलते हैं तो सोचते हैं कि एक बम लेकर चलें, ऐसा पटक दें कि राम उड़ जाए। आपने जब लिखना शुरू किया तो किस अखाड़े में गए? हमारे एक साथी हैं, वो लोग के साथ में काम करते हैं, वही लिख कर दिए थे। बोले यार वो तो कविता लिखेंगे। नरेश जी कैसे? बहुत सुशील थे, शांत स्वभाव के थे, संत स्वभाव के थे। आपके अखाड़े का मुकाबला किन किन अखाड़ों से? बिरहा जगत एक साहित्यिक चीज है। जिस तरह से किसी देश की महानता उसकी जनता के कारण होती है, उसी तरीके से किसी घर की महत्ता उसमें रहने वालों के कारण होती है, और किसी अखाड़े की महत्ता उसके पहलवानों और गायकों से होती है। बिरहा या संगीत का कोई भी घराना अथवा अखाड़ा अपने उन गायकों के कंधों पर सवार होकर दूर देश की यात्रा करता रहा है, जो अपने समय के धुरंधर गायक रहे हैं और जिन्होंने अपनी गायकी से कुछ ऐसा जोड़ दिया कि उसका दूसरा जोड़ नहीं मिला। बनारस में बिहारी जी के स्थापित किए गए अखाड़े के जो शिष्य निकले, उन सबों ने अपने अपने अखाड़े बनाए और उन अखाड़ों के कई कई धुरंधर गायकों की कतार रही है, और उन्होंने हंडा झंडा डंडा सबसे बिरहा जीता और पूरे देश में इस विधा को फैला दिया। केवल भोजपुरी और अवधी ही नहीं, उन तमाम सारी भाषाओं के लोग भी बिरहा सुनने में दिलचस्पी लेते थे, जो पूर्वांचल की लय के प्रति अपना एक राग महसूस करते थे। अखाड़ों की खोज की प्रक्रिया में हम पूर्वांचल भर घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश भर घूम रहे हैं, अवध के पूरे इलाके में घूम रहे हैं। अभी बनारस और इलाहाबाद से छुट्टी नहीं मिली थी, तब तक पता चला गाजीपुर में एक और अखाड़ा रहा है जिसके अनेक गायक सक्रिय हैं। हालांकि उस अखाड़े के बारे में बहुत सारी जानकारियां लोगों को नहीं थी। आज वह जानकारी मिलने जा रही है। वह अखाड़ा जिसको भीखा नरेश के अखाड़े के नाम से जाना जाता है, यह भीखा राजभर के द्वारा स्थापित अखाड़ा है, जो बाद में उनके पुत्र राम नरेश राजभर ने आगे बढ़ाया और अपने शिष्यों की एक बड़ी कतार खड़ी की। गाजीपुर के भीमापार इलाके में आज हम हैं, रायपुर फातिमपुर गांव में, और यहीं से कुछ किलोमीटर दूर भीखा कवि का घर था। वे लंबे समय तक बिरहा में सक्रिय रहे और एक जमाना ऐसा था कि बिरहा के जितने भी अखाड़े थे उत्तर प्रदेश में, उन सारे अखाड़ों में उनका एक अपना स्थान होता था, अपना नाम होता था। उनकी रचनाएं उनके शिष्य गाते थे और कई बार उन्होंने बिरहा में ऐसी चुनौतियां भी पेश की जिसका जवाब जल्दी सूझता नहीं था और सामने वाली पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ता था। पता नहीं किन कारणों से इस अखाड़े के गायक बहुत मुखर नहीं हो पाए, इसलिए उनकी दावेदारी भी बिरहा के इतिहास में बहुत नहीं दिखती है। लेकिन संयोग अच्छा है कि इस अखाड़े के एक महत्वपूर्ण और वरिष्ठ कवि लाल बहादुर यादव हमारे साथ बैठे हैं, और लाल बहादुर यादव एक बहुत अच्छे कवि हैं, समझदार कवि हैं, दार्शनिक और धार्मिक चेतना वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने इस अखाड़े की बागडोर को संभाला और अब उनके शिष्यों की जमात तमाम सारी जगहों पर काम कर रही है। तो हम लाल बहादुर कवि जी से उनके जीवन के बारे में और इस अखाड़े के बारे में बात करेंगे कि कैसे
उनकी शुरुआत हुई और कैसे ये अखाड़ा शुरू हुआ। लाल बहादुर कवि जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन, वंदन है। आप बहुत कृपा करके हम लोगों के यहाँ पधारे हैं, इसके लिए हम लोग आपका आभारी हैं। हम लोग तो एक देहाती किसान आदमी हैं, गांव घर में रहने वाले हैं उतने पहुँचे हुए आदमी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है स्वागत सम्मान में जुटे रहते हैं। और आप लोग जैसे महान भावों की कृपा से कुछ जो है गुरु ज्ञान मिला, जिसके जरिए छोटी मोटी कुछ कविता का रचना हम लोग कर लेते हैं। बहुत बड़े जो है उतने बड़े प्रकांड विद्वान नहीं हैं, फिर भी जो है कुछ जो है मनोरंजन के लिए, कुछ समाज के लिए ऐसे कुछ जो है कविता जो बना लेते हैं और समाज में देकर, अपने साथी समाजी को देकर गवा लेते हैं। मनोरंजन ऐसे हम लोग कर लेते हैं। तो कवि जी, सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। श्रीमान जी, हमारा जन्म ग्राम सभा बघाव, ग्राम देईपुर, पोस्ट सलेमपुर बघाई, बड़ा पोस्ट सादात, सैदपुर, सादात गाजीपुर। 1965 में 1/1/1965 हमारी जन्म तिथि है। उस जमाने में तो पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, हम लोग जिसमें पैदे थे हुआ थे। ऐसे हम लोग जो है आधार कार्ड पर जैसे लिखाए हैं उस हिसाब से जो है 1/1/65 जो है हम लोग अपना जन्म तिथि। उस हिसाब से आप वरिष्ठ नागरिक हो गए। हाँ, वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं। तो पढ़ाई लिखाई भी आपने की? हाँ जी, कितना पढ़ाई? कक्षा 10 तक जी। तो उसके बाद? इसके बाद सर थोड़ा, पिताजी तो किसान आदमी थे, उतना पैसा कौड़ी हो नहीं पाता था कि हम लोगों को पढ़ा पावें। तब जो है हमने सुना कि जो है कलकत्ता एक ऐसी नगरी है जहाँ पर बहुत सारे कारखाना हैं। तब जो है हम नौकरी के लिए चले गए कलकत्ता। अब कलकत्ता गए, वहाँ बहुत मेहनत किए, कोशिश किए। 18 साल कलकत्ता नौकरी किए ऐसे प्राइवेट कंपनियों में। कब गए थे आप कलकत्ता? 1982 में। 1982। हाँ, तो उस समय तो कलकत्ता बिरहा का गढ़ हुआ करता। बहुत बिरहा का तो वहाँ समझ लीजिए कि हर क्षेत्र से, बनारस से, यानी हर क्षेत्र से लोग जो है कलकत्ता के अंदर पहुँचते थे, बिरहा गाते थे। बहुत अच्छा बिरहा वहाँ गवैया और लड़वैया का कलकत्ता में समझ लीजिए एक तरह से गढ़ था। आपने किन किन लोगों को देखा वहाँ? वहाँ पर श्रीमान जी, पहले तो हम यहाँ से गए तो हमारे क्षेत्र के एक बहुत माने जाने पहलवान थे, जो कि विक्रम महाविद्यालय पे जो है 3 दिन का कुश्ती का दंगल हुआ था। उसमें जो है वो चैंपियन सीट जीते थे, उनको झंडा मिला था। वो हमारे क्षेत्र नज़दीकी जखिनिया से नज़दीक एक गांव है बुरहानपुर, वहीं के रहने वाले थे, वो हमारे नज़दीकी थे। तो हम गए यहाँ से, रामा पहलवान। हम गए तो पहले उन्हीं से मेरा संपर्क हुआ, क्योंकि हम लोग भी घर गांव में अपना जो है लड़ना और पढ़ना यही काम था। तो गए वहाँ, तो उनके साथ में अपना रोज जो है डेली जो है अपना अखाड़े पे जाते थे, उनकी सेवा हम करते थे। तो वहीं जो है उस्ताद की सेवा में लगे रहे, बहुत दिन सेवा उनकी किए हम। तो ऐसे ही चलता रहा। तो कुछ दिनों के बाद उस्ताद जो है बोले कि लाल बहादुर, बहुत लोग जो है बिरहा जगत में पहलवानों की बिरहा गाते हैं, तो हम भी तो एक पहलवान रह चुके हैं, अच्छी जो है तो हमारी भी जो है कोई कविता लिख दीजिए। तब जो है एक बिरहा हम उनका लिखे। अच्छा। और बिरहा लिखे, अपने लोकगीत कलाकारों को दिए, वो गाए और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। उस्ताद हमारे बहुत खुश हुए हमको, हमारे ऊपर। तो उनके साथी एक थे टाटा कंपनी में जो है जमशेदपुर नगर में।
तो बोले कि लाल बहादुर यहाँ सब प्राइवेट कंपनी में क्या कर रहे हैं, चलिए आपको एक अच्छी नौकरी लगा देते हैं। वही साहब हमको पहुंचा दिए जमशेदपुर टाटा नगर, टाटा नगर जमशेदपुर। तो 18 साल कलकत्ता रहे, 26 साल जो है टाटा रहे। अगली साल जनवरी में जो है हम रिटायर हुए वहां से। तो अब यहाँ गांव में आ गए। जी हाँ। बहुत अच्छा। कलकत्ता के उन दिनों को जरा याद कीजिए जी। कौन कौन लोग गवैये थे जो जिनका बिरहा आपने सुना उस समय? हमारे बिरहा जगत के सम्मानित राष्ट्रीय गायक हीरा गुरु का हमने बिरहा सुना, और माननीय रामदेव गुरु का बिरहा सुना, बुल्लू का जी का बिरहा सुना। इसके बाद दीपक सिंह का जो है गाना सुना, और ऐसे तो बहुत कलाकारों का गाना हम सुने ये है। और लोकगीत से हमारा बहुत लगाव था, इसलिए जहाँ भी जानते थे कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ हम जाते थे, उन लोगों का जो है गाना सुनते थे। रामावत जी का जमाना वहाँ चलता हाँ, रामावत जी का तो देखा था उनको। हाँ, रामावत जी तो वहीं के उषा कंपनी में वो काम करते थे कलकत्ता। उनको वहाँ बंगाल चैंपियन। हाँ, बंगाल चैंपियन उनको कहा जाता था रामावत जी को। जो शायरी और क्या बोलते हैं छंद के बल पर वो हमेशा जो है भारी पड़ते थे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी उनकी। तो कभी व्यक्तिगत मुलाकात हुई आपसे? जी हाँ, हाँ, उनसे हमारी व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी। कैसा व्यवहार था? बहुत अच्छा व्यवहार था। एक बार जो है परशुराम जी गए थे, तो परशुराम जी गए थे, हमको लगता है कि करीब करीब 85 के लगभग जो है 1985 में। तो परशुराम जी यहाँ से गए थे, तो उस समय एक नया गाना नमूना लेकर गए थे, और हर गायक से, बेचन से पहले सबसे उनका प्रोग्राम हुआ। बेचन आज, हाँ, बेचन से प्रोग्राम हुआ, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। लास्ट में जो है बेचन से यही गाना गाए थे, एक गाना ऊपर नीचे बीचे, जिसका जवाब जो है बेचन नहीं दे पाए। हालांकि गायकी अच्छी रही बेचन की, लेकिन कुछ जो है गाने के वो साहित्यिक शब्दों से जो है थोड़ा ये बीच पड़ जाते थे परशुराम जी। तो फिर जो है राम और कवि से फिर उनका प्रोग्राम रखा गया। कॉन्फिडेंस परशुराम जी में बहुत ज्यादा था। हाँ, अपनी गायकी को लेकर इतना विश्वास जो है हाँ, उनमें था कि हाँ, कोई भी हो, हाँ, हम उसे नीचे नहीं आएंगे। भाषा शैली इनकी बहुत अच्छी थी। तो राम और कवि जी से प्रोग्राम हुआ, तो गाना शुरू हुआ, गाते गाते परशुराम जी का गाने का विचार था। तो एक आदमी का ऐसे जो है उदाहरण देकर बोले कि रामजस बाबा का विचार है कि जो गाना गंगाधार में गाए थे बेचन से, वही गाना आप जो है एक बार फिर सुना दीजिए। तो परशुराम जी उठे, तो जो है वही ऊपर नीचे बीचे वाला गाना गाए। तब रामवत जी जब उठे तो बोले कि ये लोग जो है बनारस से चलते हैं तो सोचते हैं कि एक तो बम लेकर चलें, ऐसा पटक दें कि रामवत उड़ जाए। तो ठीक है, आप ऊपर नीचे बीचे गाए, तो हम भी गा रहे हैं। तब रामवत कवि जी जो है अपना गाए, 2-4 लाइन हमको याद है उनका। तो वो गाए उस समय थे कि नीचे धरा आसमां ऊपर सृष्टि बिचवे में नाम। फिर गाए कि भैया ऊपर नीचे में सुन लिए, अब आगे पीछे सुनिए। तो बनपत पर जिस समय पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उस समय का प्रसंग, आगे राम लखन है पीछे सीता बिचवे में नाम। इसके बाद फिर गाए कि आप अगल बगल सुन लीजिए। तब फिर गाए कि नदी किनारा अगल बगल बहती है धारा बीचे में। ऐसे ही जो है गाए, और गा करके जो है एक कोष्टक का गाना वो गाए रामवत कवि जी। कोष्टक का गाना गाए, बोले कि आप मास्टर हैं, इसको हल करके बता दीजिएगा। परशुराम जी खड़े हुए तो बोले कि हल करने में समय लगेगी, इसका फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। तो कोष्टक तोड़ने का वो फार्मूला बताए परशुराम जी। तो क्या फार्मूला था
कोष्टक तोड़ने का कि पहले काको काटिए ता पीछे दो भाग, आ गुणा करो धन जोड़ के ऋण को ले घटाए। इस तरह की हिकमतें चलती थी जी। तो ये बताइए मुझे, हाँ और भी गायक थे, बाला राजभर थे, अमलधारी जी थे, जी। इन लोगों हाँ को भी आपने देखा? हाँ हाँ साहब, सबको सुने, लोग भी प्रोग्राम सुने थे, खूब सुने थे प्रोग्राम। चंद्रिका कभी वहाँ बहुत रहते थे? जी, उनसे हमसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, यही अभाग्य है। हाँ। ये जब आप वहाँ लिखने लगे, जी। पहली बार जब आप लिखे, हाँ तो बनारस का अखाड़ा तो कलकत्ता में छाया हुआ था। हाँ स्वयं रामोद जी बनारस के अखाड़े से जुड़े हुए थे। हाँ हाँ परशुराम बलिया में जय जद्दू जखाड़ से उस हाँ समय जुड़े जी। हुए थे। हाँ बाद में वे कुसुम पराग में चले गए। जी। तो आपने जब लिखना शुरू किया तो किस अखाड़े में गए? श्रीमान जी, हम तो पहले छोटी मोटी कविता ऐसे लिखते थे, तो जिस कंपनी में काम कर रहे थे तो उस कंपनी में एक साथी हमारे थे, वो भी कोई गायक नहीं थे, लेकिन ऐसे हमारे साथ के, हम लोग की तो उस समय बहुत कम उम्र थी, तो ऐसे वो गाते बजाते थे, तो बोलते थे यार कि एक अक्षर दो ठो हमको भी कविता दीजिए छोटी छोटी। तो छोटी छोटी ही कविता हम लिखते थे, जैसे स्कूलों में बाल सभा में गाया जाता है ऐसे ही लिखते थे, बाल सभा में हम लोग गाते थे। तो ऐसे ही एक कविता उनको हम लिख करके दिए। तो वहाँ बैठकी का प्रोग्राम हुआ, तो गुरु भीखा के अखाड़े के एक माननीय कवि थे बेचन गुरु, वो उपस्थित थे वहां पर, उनसे वो लड़का जो है नजदीकी था उनका, तो वो लड़के को बोला कि हम भी एक गाना गाएंगे। तो उठ करके एक छोटी सी कविता वो जो है एक गाना गाया। एक गाना गाया, तो वो बोले कि तुम कविता कहाँ से पाए हो? तो बोले हमारे एक साथी हैं, हम लोगों के साथ में काम करते हैं, वही लिख कर दिए थे। बोले यार वो तो कविता लिखेंगे, उनको लिखने का जैसा ढंग है, वो तो कविता लिखेंगे, बिरहा लिखेंगे, थोड़ा उनसे हमारी भेंट कराओ। तो वही लेकर के बेचन गुरु को हमारे पास आए। तो बेचन गुरु से हमारा संपर्क हुआ, उनका सेवा सम्मान स्वागत हम किए, और वही जो है बोले बेटा जो है आप कविता लिखोगे, थोड़ा सा कविता बिरहा जो है लिखने का ढंग हम बता दे रहे हैं, कैसे बिरहा लिखी जाती है। तो वही बताए कि पहले भूमिका लिखी जाती है, इसके बाद जो है शायरी गजल लिखी जाती है, वही ढंग बताए बिरहा लिखने का। तो वही जब हमको ढंग बताए तो हम बोले तब आप हमको जो है एक कला दे रहे हैं, तो आप एक हमारे गुरु हुए। तो बोले कि पूजा तो ज्यादा में भी होती है और कम में भी होती है, तो आइए मैं आपका अभी गुरु पूजा ही कर देता हूँ। तो कैसे किया? तो ऐसे शंकर जी का मंदिर था, नीम का गाछ था, वही उनको बैठा लिए, लड्डू लाए, एक लोटा पानी लाए, धूप काठी लाए, माचिस लाए, उनका पैर पखारे, आचमन किए, और एक मीठा उनको भी खिलाए, हमको भी एक मीठा खिला दिए, और बोले हमारा पीठ ठोंक दीजिए। बस पीठ हमारी वो ठोंक दिए। तो बेचन जी अभी हैं कि नहीं? नहीं, मर गए साहब। वो कहाँ के रहने वाले थे? यही बगल में उनका घर पड़ता है, यहाँ से 2 किलोमीटर एक परिवार गांव है। अच्छा जी समझ यहाँ जा रही है। जी। हाँ मुझे ये बताइए कि भीखा नरेश जी यह अखाड़ा जिसकी बात मैंने शुरू में ही की थी जी। उसकी स्थापना करने वाले भीखा जी और नरेश जी कौन थे और कब उन्होंने इस अखाड़े को बनाया? हमको लगता है कि भीखा गुरु 1900 के लगभग जो है स्थापना किए होंगे। 1900 में पैदा हुए या स्थापना कर? पैदा तो हुए थे 1900 से पहले वो। अच्छा हाँ। अच्छा, तो वो कहाँ, उनका पूरा नाम क्या है बताइए, और जो है कहाँ, कौन सा गांव था उनका? श्रीमान जी, उनका पूरा नाम श्री भीखा राजभर, ग्राम अहियाई, अकबरपुर अहियाई, बहरियाबाद पोस्ट ऑफिस होगी, सादात गाजी। तो उनको आपने देखा था, नहीं देखा? नहीं साहब, उनको तो हम नहीं देखे थे, हमसे मुलाकात नहीं थी। उनके अखाड़े को भीखा नरेश का अखाड़ा कहा जाता है, जो उनके बेटे के नाम से भी जुड़कर
है। तो उनके बेटे नरेश को आपने देखा था? जी हाँ, नरेश जी कैसे थे? बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सुशील थे, शांत स्वभाव के थे, संत स्वभाव के थे और उनका आचार विचार बहुत अच्छा था, समझदारी अच्छी थी और उनकी कविता भी बहुत अच्छी थी, लिखने का ढंग भी बहुत अच्छा था, सामाजिक आदमी थे। हाँ, तो आपने बेचन जी को गुरु माना, जी, तो उसके बाद वो ले आए होंगे आपको मिलाने? जी हाँ। तो वहाँ पर कविता हम लिखने लगे तो बहुत से कलाकार वहाँ जो है गाने लगे, तो प्रोग्राम होने लगा तो लोग बोले कि आपको हम लोग सीढ़ी देंगे, गुरु पूजा करेंगे। तो हम बोले देखिए भाई, हम तो सबको गुरु मानते हैं, हम किसी को चेला नहीं बनाना चाहते हैं, हैं? और सबको समान समझते हैं। तो ऐसा तो और बहुत अखाड़े में हमारे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को गुरु आप लोग मानिए, कविता लिखते हैं, लिखेंगे, हम देंगे जो हमसे होगा। लेकिन वो लोग बहुत बाध्य किए, तो बाध्य किए तो हम जो है बोले ठीक है। तो हमारे श्रेष्ठ अभी जो है अखाड़े के नरेश गुरु हैं, पहले उनका हम पूजा कर लेते हैं, इसके बाद हम अपना पूजा करवाने का हकदार बनते हैं। तो नरेश गुरु को हम बुलाए और वहाँ पर उनको जो है अपना फिर से एक बार जो है समाज में ऐसे जो है बाकायदे जो है प्रोग्राम रखे, जिसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत कलाकार आए, उसमें हम जो है समाज के अंदर उनका जो है गुरु पूजन किए। इसके बाद फिर जो है वहाँ के लोकगीत कलाकार हमको भी जो है सम्मानित किए लोग जो है। हाँ, उस अखाड़े के बारे में बताइए कि कितने लोग थे उस अखाड़े में? हमारे अखाड़े में लगभग जो है 6-7 गायक थे अच्छे अच्छे। कौन? धनई यादव फैजाबाद, विक्रमाराम आजमगढ़, राम नरेश यादव गोरखपुर, कौलधारी राजभर आजमगढ़ के हैं कलकत्ता में। और यहाँ तो कभी बताना पड़ेगा कि यहाँ 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 हमारे जो है, आप इनको हमारा चाहे गुरु भाई समझिए, गुरु समझिए, आज चाहे हमारे साथी समझिए, ये हमारे बहुत बड़े सहयोगी राम सेवक जी हैं, ये इसी गांव के हैं। और ये हमारे मौसी के लड़का छोटे राजेश यादव हैं, सुरनाथ भास्कर मऊ, रमेश गोड़ लालगंज, चंद्रशेखर आजमगढ़, महातिम राजभर डिहवा, ऐसे ही हैं लोग। मैंने इस तरह से इतने नाम आपको याद आ रहे हैं? जी और हाँ, भी लोग? हाँ। तो ये बताइए कि इस अखाड़े के लोगों ने जी जो गाया है, हाँ, पुराने लोगों ने जिनका नाम आपने बताया, उनका कोई कैसेट वगैरह भी बना है क्या? सर हम तो कोई लोगों का कैसेट नहीं बनाए हैं। नहीं, हाँ, मान लीजिए किसी का कहीं बन गया हो। हाँ, वो लोग अपना जो भी लोकगीत कलाकार है, अपना अपना कैसेट वो लोग बनाए हैं। अच्छा। हाँ जी। भीखा जी की रचनाएं कैसी थी शुरू में जब उन्होंने लिखा था, तो किस तरह की रचनाएं करते थे? भीखा गुरु की रचना तो साहब हम नहीं पाए, नरेश गुरु की रचना कुछ पाए थे। क्या हाँ, चेतना थी उनकी? अच्छी चेतना थी। अच्छा, किन विषयों पर लिखते थे? विषय पे तो जैसा जो है उनका भाव बनता था, सामाजिक, राष्ट्रीय, जैसा भाव बनता था वैसा वो लिखते थे। अच्छा। जी। मुझे थोड़ा ये बताइए कि आपकी जो रचना यात्रा है, जी वहां से शुरू हुई कलकत्ता से, और हाँ, कब तक चली, कितनी चली, कितने गायकों ने आपको गाया? अब जितने कलकत्ता में करीब 6-7 गायक थे, यहाँ जो है करीब 5-7 गायक हैं नजदीकी, जिनको हम दे पाए, जिससे संपर्क हो पाया। और उनके यहाँ से और जहाँ जहाँ तक लोग संपर्क में आए, वो लोग अपना दिए कविता। हाँ, और मैंने इन लोगों ने गाया, तो आपकी किसी रचना पर कैसेट वगैरह किसी ने बनवाया है?
ना ऐसा हमको, नहीं? हाँ ऐसा तो है। किन किन लोगों हाँ हम हमारे जो है एक जो है गुरु भाई हैं मुकेश यादव, जहाँ पर हम लोग आज प्रोग्राम दे रहे हैं इनके घर पे, जी, इनको जो है ये भजन जो है एक गढ़वा घाट आश्रम जो है संत आश्रम से इनका जो है ये जुटे लगे हुए हैं। इनको लिख कर के हम बहुत सी भजन दिए हैं। ये भजन जो है अपना यूट्यूब पर चढ़ाए हैं, जो कि आती है, हम लोग भी सुनते हैं। अच्छा। जी हाँ ये जो अब तक आपने जो लिखा है जी। कितना लिखा होगा? कविता कविता तो साहब इतना याद तो नहीं, काहे से कि बंगाल में हम गांधी छाप झोला टांग कर चलते थे, अच्छा, तो जब चढ़ जाते थे जो है क्या कहते हैं लोकल ट्रेन में, कई बार तो 2 ठो डायरी तो मेरी जो है वैसे उसे मार दिया। वो लेकर चले ही गए सब, 2 डायरी। वो बिरहा देखा होगा उन लोगों ने, तो अगर गायक रहे होंगे तब तो उनको खुशी हुई होगी। तो बंगाल के अंदर बंगाली ही ज्यादा सब थे, 2 डायरी तो मेरी वो गायब कर दिए सब। अच्छा, और कुछ जो है गाना बजाना, कुछ कविता जो है बाद में जो है तो वही है। आपके अखाड़े का मुकाबला किन किन अखाड़ों से होता था? साहब हमको तो लगता है कि यही दिल मोहम्मद गुरु के घराने के परशुराम जी के घराने के कोई गाय हो सकता न मिले हों हमारे सामने, लेकिन लगभग तो हर अखाड़े के, पत्तू गुरु के, गणेश गुरु के, रमन गुरु के, चाहे जो भी कलाकार है, सबसे प्रोग्राम जो है हर शिष्यों का हुआ हमारे, और हम सुने हैं। तो अभी जैसे जब आप वहाँ कलकत्ता गए उसके बाद जो देखिए बिरहा का जो सबसे बड़ा दौर था जी वो दौर था 90 के आसपास जो समय था। जी। उस समय तक बिरहा ने अपनी सामाजिक भूमिका को बहुत आसमान तक पहुंचा दिया था। जी हाँ समाज को उसने एक किया, समाज की बुराइयों को उसने पकड़ा, लोगों के भीतर एकता का बीज बोया उसने, और भावनाओं को भरा, और क्या उनको चाहिए करना उसको भी बताया बिरहा ने। बिरहा ने इतिहास के उन तमाम सारे छूटे हुए पन्नों को भी समेटा जी जिनके पात्र कभी एक शब्द में भी इतिहास में नहीं आ पाए, लेकिन उन तमाम सारे पात्रों को भी बिरहा ने एक पूरी कविता और एक पूरी रचना के तौर पर जी सामने किया। लेकिन 90 के बाद जी ऐसा लगता है कि फूहड़ गायकों को प्रमोट किया, उनमें कैसेट कंपनियां भी थी, राजनीतिक पार्टियां भी थी, उसमें तमाम सारे ऐसे लोग थे जो ब्राह्मणवादी विचारों और मनुवादी संस्कारों से लैस थे। उन्होंने उनका उपयोग किया और धीरे धीरे बिरहा पतन की तरफ चला गया। उसमें जो भी गायक आए उन्होंने बहुत सारे ऐसे अश्लील गाने गाना शुरू किया, जिससे उनकी संख्या तो बढ़ी, जी उनको लोगों ने जान लिया उस रूप में, लेकिन उनकी गायकी ने बिरहा की पूरी परंपरा को ध्वस्त कर दिया, जी ऐसा लगता है मुझे। हाँ तो आपके यहाँ जो लोग हैं जी उनमें जिन लोगों से मुकाबला, उस समय महिलाएं भी आ गई थी लगभग 90 के आसपास जो है, हाँ और आई गई थी है, हाँ और महिलाओं के यहाँ भी एक प्रांजलता जो थी, जी उसमें सामाजिक चेतना लगभग धीरे धीरे खत्म है। जी सामाजिक चेतना, स्त्रियों की चेतना और तमाम सारी चीजें जो है उसकी हाँ वो हाँ नहीं आई, जी लेकिन गायकी के स्वरूप में वो आगे बढ़ गई। हाँ हाँ उन्होंने वो सब किया, हाँ लेकिन गायकी का स्वरूप ही सब कुछ नहीं होता। जी बिरहा जिस कारण से आगे आया था वो दर्शन दर्शन उसका है एक अपना, हाँ हाँ एक दार्शनिक उसकी समझ है, उसका अपना एक सामाजिक चेतना है उसकी, जी वो सारी चीजें धीरे धीरे मटिया मेट होने लगी। हाँ तो उस समय आप जो है जी 90 के बाद हाँ ये चुनौती भी थी कि हाँ कैसे बड़ा बिरहा गाया जाए, कैसे समाज के साथ जोड़कर उसको आगे बढ़ाया जाए, हाँ और एक तरफ फूहड़ गायकों की बाढ़ है उनसे भी निपटा जाए, अपनी जगह भी बनाए रखा जाए। तो आपको क्या समझ में आया, कुछ आया? सर देखिए, नारी से ही सृष्टि की उत्पत्ति है। नारियों का इस जगत में आना कोई खराब नहीं, अच्छा ही है। और नारियों का भी समान सम्मान होना चाहिए, समान सम्मान है। तो इसलिए जो है आई ठीक है,
तो उसमें देखिए पांचों अंगुरी बराबर नहीं होती है। जो कह रहा हूँ उसका आशय ये है, हाँ किसी का कहीं भी आना कोई खराब बात नहीं जी है, हाँ कोई कहीं भी आ सकता है, हाँ लेकिन जो थीम है मूल, हाँ जैसे बिरहा पर बहुत सारे आक्रमण लोगों ने किए, जी समय समय पर किए, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका बिरहा से कोई लेना देना नहीं था, हाँ वो हाँ फायदे के लिए बिरहा का इस्तेमाल करने लगे थे, हम्म, लेकिन वो बिरहा पर भाष्य करने लगे। हाँ बिरहा की जो मूल आत्मा है हाँ उसको उन्होंने काफी क्षतिग्रस्त किया हाँ और अपनी उटपटांग हरकतों से उन्होंने उसको नष्ट कर दिया। लोग आए, अच्छा गाया, सुर भी था, जी ताल भी था, एक तौर तरीका भी उन्होंने सीखा और जो वो तौर तरीका था हाँ उस तौर तरीके ने बिरहे को लोकप्रिय तो बनाया, हाँ लेकिन मूल थीम गायब हुई, ये मैं कह रहा हूँ। जी मूल थीम को लेकर ये किसी भी कवि को, किसी भी लेखक को, किसी भी गायक को, गायक तो वही गाएगा जो कवि लिखेगा। जी अब कवि की अगर चेतना नहीं है, बिरहा गायक ने डिमांड और सप्लाई करना शुरू कर दिया, बिरहा गायक ने किसी भी तरीके की गलत भावनाओं का प्रचार करना शुरू किया। हाँ अब जैसे निरहुआ सटल रहे हाँ है? ये क्या है? हाँ ये कोई बिरहा है? नहीं कोई गाना नहीं है? नहीं जैसे भौजी तोहरी चुनरिया रंग देव केवड़िया बंद करके, हाँ इस टाइप का फूहड़, हाँ हाँ अश्लील हाँ है। बहुत पहले भोजपुरी सिनेमा में भी ऐसे आता है, भौजी तोहरी कोठरिया हम धो, ऊपर से नीचे से। हाँ भौजी की कोठरिया है क्या? हाँ हाँ है? हाँ तो इस तरीके की जो चीजें आई, तो हाँ बिरहा की मूल आत्मा को हाँ क्षतिग्रस्त किया जी उसने। हाँ आपको लगता है? हाँ उस बिल्कुल समय आपने क्या किया? हाँ देखिए इस संसार है, किसी पर किसी का जबरदस्ती कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तो जिसके मन में जो ही आया अपना करते गया। लेकिन जो सिद्धांतिक आदमी, जो सिद्धांतिक लेखक थे, जो सिद्धांतिक कवि थे, वो समाज सुधारक थे। ये समाज सुधारक होते हैं। और वो जो है बिरहा जगत एक साहित्यिक चीज है। देखिए जैसे आप मान के चलिए, जी रचनात्मक की बात आप करिए तो महाभारत को एक पोथा मान लीजिए। जी महाभारत पर आधारित बिरहे हजारों बने जी हाँ और लोगों ने गाया, एक से एक बिरहा गाया। हाँ जी महाभारत एक किताब है। जी महाभारत में जो धर्म कहा गया वो धर्म है, जो अधर्म कहा गया जिसको, वो धर्म की तरफ दिखता है। हर तरह का झूठ फरेब और सब कुछ है। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आता है कि महाभारत की ताकत इस बात में है कि अगर पटीदार भाई पटीदार हो जाए जी और आपका हिस्सा न दे तो उसको पूरी तरह से नाश कर दीजिए उसका, ये बात महाभारत कहता है। और जब उसको नाश करेंगे उसका, तभी आप पाएंगे। और यही बात जो है दूसरे तमाम सारे लोगों ने सोचा कि अगर इस तरह से लोग अपना हक मांगेंगे, जो लोग, जिन लोगों ने हक दबाया था, जी उन लोगों ने कहा कि अगर ये बात लोगों के जहन में आ गई हाँ तो लोग हमारा विनाश करेंगे हाँ और अपना हक ले लेंगे। हाँ तो इस पोथी को पढ़ने मत दो। तो उन्होंने कहा कि जिसके घर में महाभारत रखा रहता है हाँ उसका घर जो है चौपट हो जाता है। ये जो चीज है, दुनिया की तमाम सारी किताबें, जो महान किताबें हैं, बड़ी किताबें हैं, या जो गीत बहुत बड़े हैं, उनमें कोई उपदेश नहीं होता, उसमें जिंदगी होती है, वो जिंदगी ही चलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि बिरहा भी इसी रूप में, बिरहा का नाम ही इसलिए पड़ा कि वो उस जड़ता के खिलाफ वीरता का एक स्वर था, जिसमें आदमी चेतन तो होता है, जिसमें आदमी उत्साही होता है, जिसमें आदमी अपने हकों के लिए जी एक उसके भीतर सुचिंता पैदा होती है और वो लड़ पड़ता है। जी ये चीज थी, बिरहा ने ये लिया। हाँ बिरहा को लोग बहुत सारा विरह कहते, विरह भी तो एक वो है, चेतना ही है। जैसे वो मने गाना है ना, वो कित महंग भइल सेनुरा टिकुलिया, कित महंग भई कुछ जो है इस तरीके से, कीतम है ना, सुतीला से जरिया अकेल। ये जो है महंग, जो है महंग मने दुर्लभता जो है, वो भी नहीं मिल रहा है। पति हमारा, शादी हो गई है, अब पति हमारा कहीं और है, लोकलाज से या तो हमारे पास नहीं आ रहा या कमाने चला गया। ये चेतना है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि उस समय जब आप एक कवि के रूप में, क्योंकि इससे जब आप लड़ते होंगे, लड़ेंगे, तभी ना अपने अखाड़े को बड़ा बनाएंगे। चुनौती कितनी बड़ी है।
किसी को लब से किसी को दे दीजिए कि 2 बीघा खेत तुम्हारे नाम से दे देता हूँ, हाँ उसका मतलब यह है कि वो आपने दे दिया, हाँ वो कल बेच के खा जाएगा। हाँ लेकिन अगर किसी ने 2 बीघा खेत लिखवाया है अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से, तो उसमें खेती करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा? यही चीज है। तो उस रूप में मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस अपने अखाड़े के हिसाब से बताइए कि आपने कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की। देखिए साहब, ये तो संगीत है, और ऐसे संतों के मुंह से सुना जाता है, ये संगीत जो है देवलोक से चली है, इसका तो अंत होने वाला नहीं, इसका रूपांतरण होते रहेगा। रूपांतरण हुआ है, हम लोगों के सामने भी इसका रूपांतरण हुआ है। पहले कविता किस ढंग की थी कि धीरे धीरे बदलते 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 जो है अभी किस ढंग में आ गई है। तो इसका समापन तो नहीं होगा, इसका रूपांतरण होता रहेगा। तो अभी आपके यहाँ जो रूपांतरण हुआ है वो क्या रूपांतरण? जिसे रूपांतरण हो गया है कि बहुत किस्म के स्वर हैं, सरगम हैं, उन स्वर सरगमों में जो है कविता लिखी जाती है, रचना की जाती है, और उसको जो है मनोरंजन के लिए गाया बजाया जाता है। तो अब जैसे आप विरह भाव की बात किए, तो मीरा भी जो एक भगवान की भक्त थी, वो भी भगवान के विरह में व्याकुल थी। वही मैं जो बता रहा था, उसकी लाइन छूटी हुई थी। हाँ की त महंग भइले सेनुरा टिकुलिया, की त कड़ुआ का तेल हाँ है, की त महंग भइले नदी का बिरना, सोतीला सेजरिया अकेल। हाँ हाँ है? हाँ हाँ ये देखिए विरह की और तकलीफ की जो व्याख्या है जी। उसको देखिए। तो क्या इसका कोई रूपांतरण हुआ इस समय? अभी तो साहब जैसे भगवान श्री कृष्ण की मीरा जो है अनन्य भक्त थी। नई बात, हाँ ये तो देहाती महिला की बात है ना। जी हाँ ये तो जिस गांव में आप पैदा हुए जी उसी तरह के किसी गांव की एक या अनेक या हजारों महिलाओं का दर्द है ना ये, जी। जो अपनी ससुराल में उस विडंबना के शिकार है कि आई ससुराल में और जिसके लिए आई वही गायब, वही मांग। तो इसका रूपांतरण किस रूप में आपको दिखता है? थोड़ा और इसको तो है। हाँ, मैं स्पष्ट कर दूं। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि महिलाओं की जो तकलीफ है, हाँ एक स्त्री की पीड़ा जो है, जी जो जब गाने के रूप में सामने आती है तो बहुत सारी स्त्रियों की पीड़ा में बदल जाती है। हाँ ऐसी पीड़ाएं अभी अगर रूपांतरित होके, उस समय तो मान लीजिए भोजपुरी के ठेठ लिखवैया थे, जी अभी लोग बहुत सारी भाषा का कुछ कुछ शब्द जानते हैं। हाँ बहुत सारे जो पिया रंगुनवा गए भी एक समय में था, हाँ झुलनी के करनवा। हाँ लेकिन वो झुलनी के करनवा रंगुनवा गईला से ज्यादा हाँ हाँ वो जो एक गाना है ना कि लागल झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता निकल गए, हाँ हाँ वो ज्यादा ताकतवर है। हाँ और कलकत्ता अभी भी आपके देश में है, हाँ रंगून गया हाँ है। हाँ तो अभी इस तरह की चीजों का रूपांतरण कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अगर इस तरह का रूपांतरण होगा तो शब्दावली जाहिर सी बात है नई आएगी, सुर भी नया हो जाएगा। तो कैसे क्या हो रहा है उसमें? साहब ये तो विरह भाव की बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो विरह भी तो एक सामाजिक विडंबना से पैदा हुआ है। हाँ विरह जो है जी बिना सामाजिक विडंबना से थोड़े, आज शहर में रहने वाली जो महिला है हाँ जी या गांव में ही जो रहने वाली महिला है, हाँ वो इस तरह के अभाव को नहीं जी रही है जैसे उसकी पूर्वज महिलाओं ने जिया हाँ है। हाँ तो अभी तो सारी चीजें साथ में है, नहीं तो दूसरे दिन तलाक हो जाए, है कि नहीं? जी अभी जो है हाँ अब वो मैंने अब तो बहुत सारी चीजें, अब तो लड़कियां कह रही कि मैं खुद ही देखूंगी, बात करूंगी, तब करूंगी। है? प्रेम का भी मामला वही है, जो मजाक है वो तो यहीं से शुरू होता है कि लड़की का मोबाइल चार्ज लड़का कराता है। यहाँ से शुरू हो रहा है मामला। हाँ तो चीजें उस अभाव में गई। हाँ अब वो अभाव जो है, हाँ अभावग्रस्त जो पात्र है, हाँ वो अपने जीवन को एक साधन के रूप में बना दे रहा है। इसकी अभिव्यक्ति कहाँ हो रही है, यही मैं जानना चाहता था। हाँ बहुत बहुत बदलाव हो चुका है। पहले तो माँ बाप जो है किसी के साथ बहन बेटी का हाथ धरा देते, पकड़ा देते थे, वो चली जाती थी। हैं?
और माँ बाप किसी लड़का का जो है किसी के यहाँ शादी करते थे तो अपना वो बच्चा कभी नहीं बोलता था कि, पहले तो बोलते ही नहीं थे कि जो है कि मेरी शादी करिए जाए, ऐसा कुछ बात था, ऐसा शर्म और लिहाज था, करते थे। लेकिन अभी तो समाज में शादी जब हो रही है तो माँ बाप बैठे रहे, लड़का पहले ही बोल देता कि पहले अपनी दुल्हन को हम देखेंगे, इसके बाद जो है शादी करे। हीरालाल जी का मछली शहर कांड जो है, हाँ हाँ इसी बात पर तो है। हाँ हाँ हैं? हाँ हीरालाल जी ने उस समय जो अपने वक्तव्य में कहा हाँ कि लड़का कह रहा अपने बाबू से कि अब तू घरे बैठा, हाँ हम देखब कि हमार दुल्हन कैसन बा, हाँ हमें जीवन बितावे के बाद, हाँ यही ने कहा उसने। हाँ। और ये कब की बात है? 70 के आसपास की बात। तो आज के जनरेशन में एक तरह से यह जैसा बच्चा और आदमी इंसान लोगों का स्वभाव बन चुका है, अगर किसी लड़की को शादी करके घर में ला दिया जाए बहू, तो लड़का बोलेगा कि दुल्हन अच्छी नहीं है, ये है तो वो है, तमाम किसी की जो है बात करने लगता है। तो एक तरह से यह भी ठीक है कि वो अपने जा करके उसको दिखा दीजिए, वो अपने पसंद कर ले, बोल ले, बतिया ले, देख ले, ताकि बाद में माँ बाप को कोई जो है ताड़ना ये न दे सके। एक तरह से तो ये ठीक है। बिरहा में भी जैसे देखिए, हीरालाल जी ने भी एक कांड गाया था, एक करिया मेहरारू मिल गई थी एक पुलिस वाले को। उसने कैसे निर्ममता से उसको नदी में वह पुल के नीचे से ढकेल दिया, पुल के नीचे। जब उसने पकड़ा तो उसको जूते से उसकी उंगलियों पर उसने प्रहार किया। परशुराम का गाना एक है जिसमें गाजियापुर का है कहीं का, उसमें एक महिला सांवली थी, उसकी हत्या कर दी। तो बहुत सारे ऐसे कांड पहले से ही जो है, मैंने दारू और दहेज तो बिरहा में एक केंद्रीय विषय रहे हैं, समाज की विडंबना रही। बहरहाल अच्छी बात है। कवि जी, आपने इतनी सारी बातें कही, अपने अखाड़े के बारे में आपने बात बताई, जिस अखाड़े के बारे में अभी लोगों को पता नहीं है, वो अखाड़ा भी चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग आज ही बातचीत करेंगे हमसे और वो जानकारी देंगे इस बात की कि वो कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रेखांकन जो हो रहा है इतिहास का, उसमें भिखा नरेश के अखाड़े का भी नाम अब जुड़ गया जी। और इसके अलावा भी हर जिले में कोई ना कोई ऐसा अखाड़ा मिल ही जाएगा जिसके गायक होंगे, लेकिन वो परिदृश्य पर नहीं है। बहुत सारे लोग स्थानीय रह जाते हैं। कवि जी ने तो अखिल भारतीय यात्रा लगभग कर डाली, पूरा पूरब कलकत्ता से लेकर जमशेदपुर और गाजीपुर तक का छान मारा है उन्होंने और आज भी सक्रिय हैं। तो कवि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुनते हैं और कहीं कहीं लिखा ऐसे भी मिलता है कि मेरा भारत महान, तो मेरा भारत की महानता क्या है? तो एक कविता हम लिखे इसके विषय में कि भारत माता शब्द सुहावन स्वर्ग से पावन है, तीन लोक नवखंड जहां में इसकी गरिमा भारी, देवलोक से आके गंगा इस धरती को तारी, जिसका शीतल जल मन भावन स्वर्ग से पावन है। भारत माता शब्द सुहावन स्वर्ग से पावन है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर मौसम 3 महीना 12 6 ऋतुओं का घेरा, आते जाते हैं रहते जो करते हेरा फेरा, रिमझिम बरसे सावन स्वर्ग से पावन है। भारत माता शब्द सुहावन स्वर्ग से पावन है। राम श्याम रहमान जहां में छाई कीर्ति अली की, संकट मोचन नाम पड़ा है जय बजरंग बली की, होता समय समय पर आवन स्वर्ग से पावन है। भारत माता शब्द सुहावन स्वर्ग से पावन है। सती अहिल्या अनसुईया और सावित्री सी नारी, हरिश्चंद्र मोरंग ध्वज राजा सुत चलाए यारी, कब्बों दाग लगी ना दामन स्वर्ग से पावन है। भारत माता शब्द सुहावन स्वर्ग से पावन है। गुरु भीखा गुरु नरेश बेचन बंसराज गुणकारी, कथन करें कवि लाल बहादुर राम सेवक की फुलवारी।
कविता देशभक्त समझावन स्वर्ग से पावन है, भारत माता शब्द सुहावन स्वर्ग से पावन है।